नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का विषय है लेथ कटिंग टूल्स एंगल पर पड़ने वाले प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ेंगे जब टूल सेंटर से ऊपर या नीचे बांधा जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेथ कटिंग टूल्स के प्रभाव, यह जानने से पहले या पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि लेथ कटिंग टूल्स पे एंगल पे क्या प्रभाव पड़ता है। कि ये जान लीजिए कि कौन कौन से कोण हमारे कटिंग टूल्स पर होते हैं। कटिंग टूल का कार्य जॉब के अंदर जाकर धातु को काटना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कटिंग टूल में विभिन्न प्रकार के कोण बनाकर कटिंग पॉइंट्स को उभारा जा सके। अगर कटिंग पॉइंट्स आप उभारेंगे नहीं तो टूल रगड़ेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मटेरियल काटने की जगह वो हीट पैदा करेगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए कटिंग टूल को उभारना बहुत ही आवश्यक है। जब हम किसी चीज़ को जैसे चाकू से काटना चाहते हैं तो देखते हैं कि एक निश्चित एंगल में ही वो चीज़ को काटता है, अदरवाइज़ वो काट नहीं पाता। इसलिए टूल के कोण को भी हमको बहुत ज़रूरी है, उभारा कैसे जाए। टूल के कोणों को 3 भागों में बांटा गया है। टूल के कोणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कटिंग एंगल, जिसे साइड कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं, भी जानते हैं। दूसरा है रैक एंगल और तीसरा है क्लियरेंस एंगल। पहले हम समझेंगे साइड कटिंग एंगल क्या चीज़ है। साइड कटिंग एंगल टूल का मुख्य कोण होता है। यह फ्रंट एंगल तथा टॉप एंगल को 90 डिग्री घटाने पर प्राप्त होता है। अब आप ध्यान रखिए कैसे पता चलेगा। अगर हमने हमारा टूल टॉप रैक एंगल और साइड को, ये टॉप है और ये फ्रंट है, घटा देंगे। ये टोटल 90 होता है। 90 में से इन दोनों को अगर घटा दें तो जो ये बचेगा वो होगा हमारा साइड कटिंग एंगल। विभिन्न धातुओं के लिए यह कोण भिन्न भिन्न होता है। जैसे नरम धातुओं के लिए कटिंग एंगल कम और हार्ड धातुओं के लिए अधिक। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 50 डिग्री से 81 डिग्री तक रखे जाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक टूल का चित्र दिखाया हुआ है, पीछे चित्र दिख रहा है। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं, तो एक जल्दी से रिव्यू हो जाएगा कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं। देखिए, शैंक है, ये बेस है, साइड कटिंग एज है, फ्लैंक है, मेजर फ्लैंक, हील, नोज़, मेजर फ्लैंक, माइनर फ्लैंक, इंड कटिंग एज और फेस। ये इसके पार्ट्स हैं। हम इन पार्ट्स इतने के बीच में ही सारे एंगल्स हमको देने हैं जो एंगल टूल में होते हैं। इन्हीं एंगलों की वजह से ये टूल जॉब को आसानी से काटता है। तो साइड कटिंग एंगल क्या हो गया? यह टूल का मुख्य कोण है जो फ्रंट क्रेस एंगल और टॉप रैक एंगल में से 90 डिग्री घटाने पे प्राप्त होता है। दूसरा एंगल है रैक एंगल। दूसरा एंगल हो गया रैक एंगल। रैक एंगल यह कटाई का मुख्यतम कोण, अधिक कटिंग करने का मुख्य कोण होता है। अर्थात टूल की कार्यकुशलता इसी पर निर्भर करती है। ये कितना सही है, कितना बढ़िया ग्राइंड है, इसकी कार्यकुशलता इसी पर निर्भर करती है। यह कोण टूल को धातु में घुसने और चिप्स को बनाने में सहायक होता है। यही आपका पॉइंट जो है टूल के अंदर कितना जाएगा, घुसेगा और चिप्स कैसी बनेगी, ये इसमें सहायक होता है। यह कटिंग एज की शार्पनेस और मजबूती को भी व्यक्त करता है। कटिंग पॉइंट जो है आपका कितना अच्छा है, कटिंग पॉइंट कितना शार्प है, ये कटिंग पॉइंट है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये कितना अच्छा है, शार्प है, ये उसको भी व्यक्त करता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। रैक एंगल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टॉप रैक एंगल, दूसरा होता है साइड रैक एंगल। पहला है
टॉप रैक एंगल, दूसरा है साइड रैक एंगल। टॉप रैक जो एंगल है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा है जीरो। पहला पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। तो ये क्लियर है। रैक एंगल 2 प्रकार के होते हैं, टॉप रैक एंगल और साइड रैक एंगल। रैक एंगल 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो। चित्र में आपको दिखाया गया है, ये पॉजिटिव रैक एंगल, निगेटिव, ये ज़ीरो। कैसे है डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बताता हूँ। पहला है टॉप रैक एंगल। यह वह कोण है जो टूल की नोज पर बेस के समांतर रेखा खींचने से बनता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह टूल कोण के नोज पर बेस के समांतर रेखा खींचने से बनता है। बेस आपका ये है, इसके समांतर लाइन खींचती है, तो ये जो एंगल बनेगा, या इसके ऐसे खींचती, ये जो एंगल बनेगा आपका टॉप रैक एंगल है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है ज़ीरो। तो पॉजिटिव रैक एंगल क्या चीज़ होता है? यह टूल की नोज़ आगे से उठी हो। जब टूल की नोज़ आगे से ऊपर की उठी हो, जैसे आपको दिखाया ये पॉइंट आगे की तरफ उठा हुआ है, तथा पीछे की तरफ स्लोप बनाती है। यहाँ पे हमारी स्लोप बना रही, देखिए नीचे की तरफ। तो पॉइंट के आधार के समांतर रेखा खींचिए तो जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव रैक एंगल का होगा। यह सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग के समय रखी जाती है। पॉजिटिव रैक एंगल हमको सॉफ्ट मटेरियल के समय रखा जाता है। इससे अच्छी फिनिश और घुंघरेले चिप्स निकलते हैं। जो चिप्स होते हैं बहुत घुंघरेले होते हैं और फिनिश बहुत अच्छी आती है। दूसरा एंगल है निगेटिव रैक एंगल। आप जैसे पॉजिटिव हमने बताया था कि नीचे को स्लोप आए, ये है निगेटिव रैक एंगल, पॉइंट से ऊपर की तरफ चल रहा है। यह कोण टूल के कटिंग एज की नोज की तरफ टेपर देके बनाया जाता है। यह नोज है, इसकी तरफ से टेपर देके ये बनाया गया है। यह हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका पॉजिटिव वाला सॉफ्ट मटेरियल के लिए था, ये हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जॉबों में खुरदरापन ज़्यादा हो या झटका लगने की संभावना होती हो। कार्बाइड टूल में हमेशा निगेटिव रैक एंगल ही दी जाती है, क्योंकि उनके जल्द ही झटके लगने से टूटने की संभावना रहती है। इसलिए कार्बाइड टिप में हमेशा हम निगेटिव रैक एंगल देते हैं। फिर आएगा ज़ीरो रैक एंगल। आप देख रहे हैं इसमें न पॉइंट की तरफ ना ऊपर को जा रहा है, ना ही नीचे को जा रहा है। यानी टॉप रैक एकदम फ्लैट है, टॉप वाला पोर्शन एकदम फ्लैट है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं ज़ीरो रैक एंगल। इस पर कोई भी रैक एंगल नहीं होता, ये एकदम प्लेन होता, ऊपर से ग्राइंड ही नहीं किया जाता। इसके फेस की तरफ कोई भी झुकाव या टेपर नहीं रखा जाता, तो उसे ज़ीरो रैक एंगल कहते हैं। यह पीतल के जॉबों के लिए रखा जाता है या सॉफ्ट मटेरियल के लिए दे सकते हैं। पीतल जो है सॉफ्ट मटेरियल होता है, क्योंकि पीतल के चिप्स बहुत छोटे होते हैं और टूल पॉइंट पर कम दबाव पड़ता है। इस वजह से हम इसको ज़ीरो रैक एंगल देते हैं। तो रैक एंगल जो हमारे हो गए ये पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। अब आते हैं हम साइड रैक एंगल के बारे में। साइड रैक एंगल कौन सा होता है? टॉप रैक एंगल की साइड की तरफ, टॉप रैक एंगल की साइड की तरफ टेपर ग्राइंड करने पर यह कोण बनाते हैं। इससे कटे हुए चिप्स फिसल कर आसानी से नीचे गिर जाते हैं। यह टूल की कटाई वाली साइड तेज हो जाती है। यह 0 से 20 डिग्री तक धातुओं में रखा जाता है। तात्पर्य कि जब हम निगेटिव या पॉजिटिव देते हैं, जहाँ 0 होंगे तो वहाँ साइड रैक एंगल तो ना होगा, लेकिन जब हम पॉजिटिव या निगेटिव देंगे तो एक हम साइड रैक एंगल भी देते हैं, जिससे चिप्स उसमें से फिसल के आसानी से बाहर चले जाएं। ये 0 से 20 डिग्री तक होता है। अब तीसरा एंगल था हमारा क्लियरेंस एंगल। तीसरा एंगल है हमारा क्लियरेंस एंगल। पहला था कटिंग एंगल, दूसरा था रैक एंगल, तीसरा है ये क्लियरेंस एंगल।
क्लियरेंस एंगल, यह कोण प्रायः जॉब और कटिंग टूल के मध्य घर्षण से बचने अथवा क्लियरेंस देने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें अवकाश अथवा रिलीफ कोण भी कहते हैं। यह कोण निम्न प्रकार के होते हैं। ये भी जो है 3 प्रकार के होंगे। एक हुआ फ्रंट क्लियरेंस, दूसरा हुआ साइड क्लियरेंस, चौथा बैक क्लियरेंस। हम पहले बात करेंगे फ्रंट क्लियरेंस एंगल की। फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या होता है? टूल के सामने से कटिंग पॉइंट के नीचे की ओर जो कोण बनता है, अर्थात यदि कटिंग पॉइंट से आधार की ओर एक लंब डालने पर कटिंग पॉइंट और आधार के बीच जो कोण बनेगा वो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा। यह अवकाश इसलिए दिया जाता है कि टूल जॉब के साथ रगड़ न खाए। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 6 से 10 डिग्री तक का पाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक टूल हमने बना रखा है फ्रंट क्लियरेंस। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट से एक सीधे लंब रेखा डाली गई है और इसके बीच में आया है। ये वाला जो कोण है हमारा फ्रंट क्लियरेंस है। फ्रंट को क्लियरेंस दे रहा है जिससे जॉब और इसके टूल के बीच में फ्रैक्शन कम से कम हो। तो क्या होगा? घर्षण नहीं होगा। घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी हीट कम उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से टूल जल्दी ब्लंट नहीं होगा। तो इसलिए फ्रंट क्लियरेंस एंगल बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है साइड क्लियरेंस एंगल। जैसा सर नाम से पता है, यानी ये साइड में दिया जाएगा, बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। टूल के साइड कटिंग एज पर गिराए गए लंब और कटिंग एज के बीच के कोण को हम साइड क्लियरेंस एंगल कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से सीधे एक लंब गिराएंगे और इसके बीच के कोण को हम साइड क्लियरेंस बोलेंगे। यह कोण इसलिए बनाया जाता है कि टूल पर जो दबाव पड़े वो कटिंग पॉइंट पर केंद्रित हो, कटिंग आसानी से हो, जिससे फीड दे समय टूल फंसे नहीं, यानी टूटे नहीं। अगर फंसेगा तो ये भी फ्रैक्शन पैदा करेगा। तो इसलिए हम साइड क्लियरेंस देते हैं। फ्रंट क्लियरेंस देंगे, साइड क्लियरेंस देंगे। तीसरा क्लियरेंस एंगल है बैक क्लियरेंस एंगल। यह एंगल केवल पार्टिंग टूलों में ही दिया जाता है, फेसिंग या टर्निंग टूलों में नहीं दिया जाता। यह केवल पार्टिंग टूलों में दिया जाता है। इसको बनाने के लिए पार्टिंग ऑफ टूल के आगे का भाग अधिक चौड़ा है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग चौड़ा है और ये भाग पतला है। यहाँ से अगर हम इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यह जो एंगल है यह आपका बैक क्लियरेंस है। चौड़ा होता है, बन जाता है। इससे टूल काटते समय जॉब के अंदर फंसता नहीं है। जब पार्टिंग करते हैं तो टूल आसानी से क्लियरेंस बनाता हुआ चलता है, यानी जब आगे से चलेगा तो पीछे ऑटोमेटिक उसको जगह मिलती जाएगी। आगे ज़्यादा चौड़ा काटेगा, पीछे कम, तो ये क्लियरेंस बनाता हुआ चलेगा, जिससे टूल जॉब के अंदर फंसेगा नहीं और टूटेगा नहीं। इससे एक सीधी लाइन खींचे तो यहाँ पे जो एंगल ये बनेगा ये होता है आपका बैक क्लियरेंस एंगल। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ से, मुख्य चैप्टर यहीं से है कि सेंटर से ऊपर या नीचे रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टूल इफेक्ट क्या पड़ेंगे जब हम सेंटर से इसको ऊपर या नीचे रखेंगे। अभी तक तो हमने ये जाना कि टूल कौन कौन से प्रकार के, मतलब टूल जो है एंगल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यह अब जान रहे हैं, मुख्य काम यही है कि कौन कौन से दोष होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम टूल को सेंटर से ऊपर या नीचे रखेंगे। अभी एक हम टॉपिक ले रहे हैं टर्निंग के समय टूल सेंटर हाइट से ऊपर रखने पे। हमने यहाँ चित्र में दिखाया है टूल सेंटर हाइट से ऊपर है। जब टूल सेंटर हाइट से ऊपर बनेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टॉप रैक एंगल है बढ़ जाएगा। जब टूल सेंटर हाइट से टर्निंग के समय ऊपर रखते हैं तो टॉप रैक एंगल बढ़ जाता है और फ्रंट क्लियरेंस एंगल यहाँ पे यह घट जाएगा। टॉप रैक एंगल बढ़ेगा और फ्रंट क्लियरेंस एंगल घट जाएगा। कटिंग पॉइंट जॉब के अंदर जो है, कटिंग पॉइंट जो ये है जॉब के अंदर नहीं घुस पाता, यानी घुसने के लिए जगह नहीं मिल पाती उसको बिल्कुल, जिसकी वजह से टूल और जॉब के बीच में घर्षण होगा और सही से कटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से फिनिश अच्छी नहीं होगी और जॉब भी खुरदुरा होगा।
तो सेंटर से ऊपर रखने पर क्या होगा, टॉप रैक एंगल बढ़ेगा और फ्रंट क्लीयरेंस एंगल कम हो जाएगा। अगर इसी के विपरीत अगर हम टूल सेंटर हाइट से नीचे रखेंगे, टूल सेंटर हाइट से हमने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, क्या प्रभाव पड़ेगा टूल सेंटर हाइट से नीचे रखने पे? जस्ट अपोजिट, टॉप रैक एंगल घट जाएगा। उसमें टॉप रैक बढ़ रहा था, इसमें टॉप रैक एंगल घट जाएगा, फ्रंट क्लीयरेंस एंगल बढ़ जाएगा। टॉप रैक एंगल घट गया और फ्रंट क्लीयरेंस एंगल बढ़ गया। एक नुकसान और है कि टूल के ऊपर जॉब के चढ़ने का डर बना रहता है। जब टूल जो है नीचे हो जाएगा, जॉब ऊपर हो जाएगा, तो इसके हमेशा इसके ऊपर चढ़ने का डर बना रहता है, जिससे कटिंग टूल के टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, टूल ना तो सेंटर से ऊपर जाएगा ना ही सेंटर से नीचे, हमेशा सेंटर में ही रहना चाहिए। तो दो प्रभाव हो गए टर्निंग के समय, जब सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे। क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम सेंटर से ऊपर रख रहे हैं और फेसिंग करना चाहते हैं? सेंटर से ऊपर रख रहे हैं और फेसिंग करना, फेसिंग करते समय सेंटर से ऊपर बांधने में क्या फर्क पड़ेगा? टॉप रैक एंगल बढ़ जाएगा। सेंटर से हमने ऊपर बांध दिया, फेसिंग कर रहे हैं, ये क्या करेगा, टॉप रैक एंगल बढ़ जाएगा, इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल घटेगा, इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल घट जाएगा। जब टूल जॉब के सेंटर से ऊपर होगा तो सदैव मटेरियल कोन या कप के रूप में फेस पे छूट जाएगा। फेस पे ये कप या कोन के रूप में मटेरियल छूट जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि टूल जब हम सेंटर फेसिंग करें तो सदैव सेंटर पे ही होना चाहिए। अगर सेंटर पर नहीं होगा तो ये कप या कोन के ऊपर छूट जाएगा। सेंटर से हमने नीचे बांध दिया है, फेसिंग करते समय सेंटर से हमने नीचे देखिए बांध दिया है, क्या फ़र्क पड़ेगा? अपोजिट हो जाएगा। टॉप रैक एंगल कम हो गया है, इफेक्टिव क्लीयरेंस एंगल बढ़ गया है। यहाँ पे मटेरियल छूटेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जॉब के बीच में एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। यहाँ जॉब के बीच में सेंटर में एक गहरा गड्ढा बन जाता है जब हम फेसिंग कर रहे हैं और टूल सेंटर से नीचे बंधा हो। ये प्रभाव पड़ेंगे हमारे इसके समय। अब बात करेंगे इफेक्टिव रैक और क्लीयरेंस एंगल कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन होगा जब हम सेंटर से ऊपर या नीचे बांधते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे, कैसे जानेंगे कितना इफेक्टिव रैक एंगल बढ़ा या इफेक्टिव क्लीयरेंस एंगल घटा? एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया गया है, टूल सेंटर से 2 मिलीमीटर ऊपर बांध दिया गया है। टूल सेंटर से 2 मिलीमीटर ऊपर बांधा हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे हैं टूल को सेंटर से 2 मिलीमीटर हमने ऊपर बांध दिया है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कह रहा है टूल सेंटर से 2 मिलीमीटर ऊपर बंधा है और इसका डायामीटर 50 मिलीमीटर टर्न करना है, टर्निंग करनी है 50 मिलीमीटर में ड्राई की। रैक एंगल जो है आपका 12 डिग्री है और फ्रंट क्लीयरेंस एंगल 6 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब हमारा फ्रंट क्लीयरेंस और जो क्लीयरेंस एंगल है और रैक एंगल है, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अंतर आएगा, वो हम इसमें जानेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। टोटल व्यास उन्होंने दिया हुआ है 50 मिलीमीटर का, तो आपका ए बी कितना हो जाएगा, 25। व्यास का आधा त्रिज्या 25। ए बी, जब ए बी बराबर ए सी, जब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी, दोनों हो जाएंगे 25 मिलीमीटर। ए बी बराबर ए सी 25 मिलीमीटर। अब देखिए साइन थीटा, हमको इसको साइन के कोण से निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC। ये BC है लंब और कर्ण है AC। तो आपका क्या हो गया, BC बटे AC। BC का साइज़ क्या है, 2 मिलीमीटर, और इसका
AC का 25। हम इसको भाग करते हैं तो एक वैल्यू आती है 0.08 मिलीमीटर। इतना जो है डिफरेंस हो गया मिलीमीटर में, लेकिन हमको मिलीमीटर में ना निकाल करके एंगल में निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0.08, साइन थीटा इक्वल टू 0.08 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ये देखने के लिए हमको साइन टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने बुक्स में देखी और साइन टेबल में 4 डिग्री 34 मिनट का फ़र्क आ गया, यानी इतना फ़र्क हम 2 मिलीमीटर जॉब को अगर ऊपर बांध देते हैं, टूल को ऊपर बांध देते हैं जॉब से, तो आ जाता है। अब हमको पता है कि जब हम ऊपर बांधते हैं तो इफ़ेक्टिव रैक एंगल हमेशा बढ़ जाता है, इफ़ेक्टिव रैक एंगल बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ा वाला हिस्सा है वो हम इसमें जोड़ देंगे। 12 डिग्री से 4 डिग्री 34 मिनट जोड़ दिया तो हमारा 16 डिग्री 34 मिनट आ गया। हमारा होना चाहिए तो 12 डिग्री, हो गया 16 डिग्री 34 मिनट। वैसे ही इफ़ेक्टिव क्लियरेंस एंगल घट जाता है, तो घटने पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई है हमारी वो इसमें से घटा देंगे। तो 6 डिग्री में से 4 डिग्री 34 मिनट घटाएंगे तो 1 डिग्री 26 मिनट आ गया। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा था तो इतना फ़र्क पड़ गया। तो इसकी वजह से जॉब में फ्रैक्शन होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, काम नहीं करेगा, जॉब कटेगा नहीं, टूल भी ख़राब होगा। तो हमको सेंटर से में ही बांधना है, ऊपर या नीचे नहीं। अगर कैलकुलेट चेक करना हो तो ये आपका निकालने का तरीका है, जब सेंटर से ऊपर होगा। इसी तरह से जब सेंटर से नीचे होगा तो क्या होगा, तरीका वही रहेगा, तरीके में बहुत अंतर नहीं है। बस आपको चेंज क्या करना है, फेस है कर रहे हैं, सेंटर से 2 मिमी नीचे है, सेंटर से 2 मिलीमीटर नीचे कर दिया है, ए बी सी, सेम पोर्शन वैसे ही होगा। अब 2 सेंटीमीटर नीचे बंधा हुआ है, डायमीटर 60 mm है, अब के लिए हमने 50 से 60 कर दिया है। इफेक्टिव रैक और क्लियरेंस एंगल ज्ञात करना है, क्या होगा। टॉप रैक एंगल 12 डिग्री है और फ्रंट क्लियरेंस एंगल 6 डिग्री, वही है जैसा कि आपको बताया गया है कि AC बराबर 2 मीटर, 2 ही mm नीचे किया है तो ये 2 है, ये टोटल 60 है तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। BC AB इक्वल टू 30 मिलीमीटर। तो साइन थीटा बराबर क्या है आपका, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 2 है, कर्ण आपका 30। कैलकुलेट करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगी 0.066 mm। इतना का साइन थीटा की वैल्यू डिफर कर जाएगी। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 डिग्री 50 मिनट। ये हम देखते हैं आपके साइन टेबल से। मैंने पहले ही बताया था कि साइन टेबल आपको देखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई। जब थीटा की वैल्यू मालूम हो गई तो हमको सेंटर से नीचे रखने पे आपको पता है इफेक्टिव रैक एंगल घट जाता है। तो हमने क्या किया, जो एंगल हमको दिया गया था 12 डिग्री से 3 डिग्री 50 मिनट को घटाया तो ये आया, और इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, इसको बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 50 मिनट। अब हम बात करेंगे चिप ब्रेकर की। चिप ब्रेकर क्या चीज़ होता है, लंबे लगातार निकलने वाले चिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटने वाले को चिप ब्रेकर कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, क्लैंप टाइप, ग्रूव टाइप, स्टेप टाइप। आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये क्लैंप टाइप है, ये ग्रूव टाइप है, ये स्टेप टाइप है। 3 चिप ब्रेकर हैं। इसका प्रयोग लंबे और लगातार निकलने वाले चिप्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। क्लैंप टाइप, यह पतली कार्बाइड शीट को टूल के ऊपर ब्रिज या स्टूली के द्वारा जोड़ते हैं। कार्बाइड की जो पतली शीट होती है उसके ऊपर हम जोड़ देते हैं। ये आपके कटिंग पॉइंट है, इसके पीछे हमने क्लैंप की तरह से जोड़ दिया, इसलिए इसको बोलते हैं क्लैंप टाइप टूल।
क्लैंप टाइप। फिर है ग्रुप टाइप। ग्रुप टाइप मतलब कटिंग पॉइंट के पीछे हम एक पूरे में ग्रुप बना देते हैं। इसके फेस के ऊपर कटिंग एज के पीछे पूरी लंबाई में ग्रुप बनाते हुए ग्राइंड किया जाता है, इसलिए इसका नाम है ग्रुप टाइप। ये देखिए आपका यहाँ पे ये पूरा ग्रुप बना दिया है, जिससे ये चिप्स यहाँ पे आती है और यहाँ पे फंस करके टूट जाती है। तीसरा है स्टेप टाइप। इसके फेस के पीछे एक स्टेप बना दिया जाता है। यहाँ कटिंग पॉइंट है और ये स्टेप, चिप्स यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ मुड़ते ही समय टूट जाएगी। तो ये स्टेप बनाने की वजह से क्या होता है, स्टेप जैसे ही चिप्स वहाँ पे पहुँचेगी स्टेप इसको तोड़ देगा, तो स्टेप टाइप हो गया ये। चिप ब्रेकर की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है चिप ब्रेकर की, क्यों ज़रूरी है चिप ब्रेकर? आसानी से चिप्स को बाहर फेंकने के लिए। मीन्स अगर लगातार चिप्स कंटिन्यूसली निकल रहा है, लगातार निकला, तो वो बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा। उस ढेर को आसानी से डिस्पोज करना आसान नहीं है। हाथ से चिप्स उठाई नहीं जा सकती, चिप्स को किसी डस्टपैन से ही उठाई जाता है। इसलिए लगातार अगर ढेर सा निकल गया तो दिक्कत होगी। छोटे छोटे टुकड़ों में निकलेगा तो उसको उठाना आसान होगा। चिप्स को आसानी से बाहर फेंकने के लिए, सरफेस फिनिश को बचाने के लिए, लगातार जब चिप्स निकलती है तो वो क्या करता है, सरफेस फिनिश को ख़राब करता है। अधिक लंबे चिप्स ना निकलने देने के लिए, क्योंकि लंबे चिप्स निकलेंगे तो आपके ऑपरेटर को चोट पहुंचा सकते हैं, हाथ में फंसते हैं, हाथ में लगते हैं। इसलिए ऑपरेटर को चोट से बचाने के लिए भी हम लगातार चिप्स ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो आसानी से टूट जाएं। आज के पाठ में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के कोण के बारे में बताया। क्या क्या वो कोण होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पे दिया जाता है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। दूसरा था टूल सेंटर से ऊपर या नीचे रखने में क्या दोष होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा सेंटर से ऊपर या नीचे रखने पे। इफ़ेक्टिव रैक एंगल कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेंटर से ऊपर या नीचे हो गया है। फिर बात की थी हमने चिप्स ब्रेकर की। चिप्स ब्रेकर क्या करते हैं, क्या काम है उनका, क्यों आवश्यक हैं चिप्स ब्रेकर हमारे लिए। प्रस्तुत संदर्भ निम्न की ई बुक जो टर्नर ट्रेड्स के लिए है लिया गया है। आशा करते हैं आज का पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।